सो बेसिकली मैंने ये कुछ अपने नोट्स हैं जो बना लिए हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर, ठीक है। तो इसके बारे में मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा अपनी इस वीडियो में, अपने नोट्स को एक अच्छे वे में एक्सप्लेन करता हूँ एक स्टोरी टेलिंग में, ताकि तुम इस अमेंडमेंट बिल के बारे में समझ पाओ। ऑलराइट, तो सबसे पहले चालू कर देते हैं इस बारे में कि ये कब लागू किया गया है और कैसे क्या चीजें हुई हैं। फिर हम इस पे बात करेंगे कि इसके कंसेप्ट क्या है, गवर्नमेंट ने क्यों करा है और क्या आर्गुमेंट्स है अपोजिशन के। अब देखो बेसिकली ये बिल है, ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इसको मेजोरिटी के साथ एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब ये बिल नहीं रहा है, अब ये एक एक्ट बन चुका है। अब बस सवाल ये उठता है कि क्या अपोजिशन इसको सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके चैलेंज करेगी या नहीं, ये आगे देखने का रहेगा। बट बेसिकली हम जान लेते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है। अब देखो वैसे तो बीजेपी गवर्नमेंट ने 3-4 चीजें ऐसी कर दी हैं जिससे वो काफी ज्यादा हाईलाइट हुई है, जैसे कि चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, राम मंदिर के केस हो, या फिर बात हो आर्टिकल 370 की, और अब चौथा चीज ये आ चुकी है वक्फ अमेंडमेंट बिल। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि वक्फ है क्या असल में। देखिए वक्फ बेसिकली एक चैरिटेबल ट्रस्ट होता है। अब इसमें क्या होता है कि एक चैरिटी या रिलीजियस के लिए आप कोई भी अपनी प्रॉपर्टी होती है ना, उसको वक्फ बोर्ड के नाम कर देते हो, ये कहते हो कि हम इसको अल्लाह के नाम कर रहे हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जितने भी राइट्स होते हैं आपके वो खत्म हो चुके हैं। अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी और मैंने कह दिया कि ये मैं वक्फ बोर्ड को दे रहा हूँ, इट मीन्स मैंने ये चैरिटी या फिर उसमें दे दी है, तो अब इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं रहा है। वो प्रॉपर्टी के जितने भी राइट्स होते हैं वो चले जाते हैं वक्फ बोर्ड के पास। अब ये उन पे निर्भर करता है कि वो इसमें कोई स्कूल खोले, कोई हॉस्पिटल खोले, अपनी मस्जिद मजार जो भी बनाना है उनको, वो उनके पास ये राइट होता है, ठीक है। बट ये राइट को मैनेज कौन करता है, वो होता है मुतव्वली, ठीक है। अब मुतव्वली कौन है ये जान लो कि ये मुतव्वली जो आपने प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी है, उसको मैनेज करने वाला जो पर्सन है उसको मुतव्वली कहते हैं, ऑलराइट। और ये इवन इसका पर्पस चेंज नहीं कर सकता। मतलब अगर आपने ये वक्फ बोर्ड को दिया ये कहते हुए कि मैं इस पे एक स्कूल बनाऊंगा, आपने अब वो दे दिया, तो मुतव्वली भी इस चीज को चेंज नहीं कर सकता है। ऐसा कहा जा रहा है जो मैंने पढ़ा जिस चीजों के बारे में, कि अब मुतव्वली ये चेंज नहीं कर सकता। अगर मैंने ये दी है कि मैं उसको स्कूल बनाऊंगा, तो वहां पे फिर स्कूल ही बनेगा, और जब तक नहीं बन रहा है तब तक वो लैंड ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब देखो जो ये चीज है ना, जो मुतव्वली हो रहा है या वक्फ बोर्ड है, ये सारी चीजें आज की नहीं है, कम से कम हजारियों सालों से चली आ रही है, और सारी इस्लामिक कंट्री में है। इवन इंडिया में जो कि एक सेकुलर स्टेट है हमारा, उसमें भी ये चीज फॉलो होती है कि वक्फ बोर्ड के ऊपर जो भी चीजें उसकी जो भी रहती है, वो अपने ट्राइब्यूनल और अपने बोर्ड्स के हिसाब से वो चीजें मैनेज करता है। अगर बात करें इंडिया में, तो टोटल 32 वक्फ बोर्ड्स हैं, जिसमें से एक सेंट्रलाइज्ड वक्फ बोर्ड भी है। अगर मैं अपने स्टेट की बात करूं तो यूपी में 2 वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड शिया, वक्फ बोर्ड सुन्नी, दोनों के लिए बना हुआ है। टोटल इंडिया में 32 है, और एक सेंट्रलाइज्ड वक्फ बोर्ड है जिसे नेशनल वक्फ काउंसिल कहते हैं। इसके ऊपर ये जो चीजें होती है सेंट्रलाइज्ड वे में मैनेज करता है, और उसके बाद ये 32 काउंसिल्स हैं नीचे वक्फ बोर्ड की, इनको मैनेज करता है। किसी स्टेट में 2 भी हो सकते हैं, किसी में 1। अगर तो मैं अपनी बात करूं उत्तर प्रदेश में, तो ये 2 हैं। अब बात कर लेते हैं इनका लैंड कितना है। तो बहुत बढ़िया बात अगर मैं आपको बताऊं इसकी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली, कि करेंटली 9.4 लाख एकड़ का लैंड वक्फ बोर्ड अपने पास रखा हुआ है। अगर बात करें कि इंडिया में लैंड ओनरशिप की, तो फर्स्ट लेवल पे जो फर्स्ट रैंक है वो डिफेंस की है, मतलब डिफेंस के पास सबसे ज्यादा लैंड है। सेकंड पे इंडियन रेलवेज, और तीसरा आ जाता है वक्फ बोर्ड, जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड है हमारी कंट्री में। ऑलराइट, सो अब बात कर लेते हैं कि किन पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है ये जो लैंड है। ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान वहां पर है, मस्जिदों में या दुकानों में, इवन एग्रीकल्चर लैंड भी है काफी सारे जो कि वक्फ बोर्ड के अंदर आते हैं, जिन्होंने मतलब वक्फ बोर्ड ने जिसे क्लेम कर रखा है अपने में। अब इसे वो एजुकेशन के लिए यूज कर ले, या फिर रिलीजियस किसी चीज में यूज कर ले, मॉक्स बनाए, किसी वेलफेयर के लिए यूज करें। अब जो भी वो यूज करे वो वक्फ बोर्ड का डिसीजन रहता है। अब बेसिकली सवाल ये आ जाता है कि गवर्नमेंट इसमें क्यों इंटरफेयर कर रही है, क्योंकि ये एक रिलीजियस मैटर है, रिलीजन तक रहने देना चाहिए था। बट क्या जरूरत पड़ गई सरकार की जो इसे इंटरफेयर करना पड़ रहा है और एक बिल को लागू करना पड़ा। तो बेसिकली सरकार कह रही है कि वक्फ बोर्ड का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा पुअर है, इनएफिशिएंट है, जिस वजह से इनका जो इनकम होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा पुअर है। अब ये बात मैं केवल अपने मन से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि सचार कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2006 में, जिसने वक्फ बोर्ड के ऊपर सारी चीजों की R&D करी थी, और उसने कहा था कि 2006 में 12,000 करोड़ की इनकम वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी से जनरेट कर सकता था। बट अगर हम बात करें भी करंट की, 2024 में 163 करोड़ का ही इनकम वक्फ बोर्ड अभी तक कमा पाया है, या जो हमें दिखता है डॉक्यूमेंट्स में वो 163 करोड़ ही है। बट 2006 में ये बात हो रही थी कि भाई ये अगर अपनी प्रॉपर्टी से 12,000 करोड़ का इनका इनकम हो सकता है इजीली। बट अगर अभी करंट में बात करें तो 2024 में भी जो गवर्नमेंट हमें या फिर जो डॉक्यूमेंट ऑफिशियली पब्लिक के लिए हैं, उन पे हमें दिखता है कि केवल 163 करोड़ ही है।
जो इन्होंने इनकम करी है इससे। तो ये भी अपने आप में काफी ज्यादा सवाल उठा देता है, जिस वजह से सरकार ये कह रही है कि भाई नहीं, हमें इस वक्फ बोर्ड में कुछ कुछ अमेंडमेंट करने पड़ेंगे ताकि इसकी जो मैनेजमेंट हो रहा है इतने पुअर तरीके से, इसको हम मैनेज करें सेंट्रलाइज्ड मैनर में, ताकि इसका एक बेटर इफेक्टिव यूज निकल पाए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कितनी ज्यादा है हमारे देश में अभी। अब देखिए, क्रिटिक्स का कहना था कि वक्फ बोर्ड जो होता है वो हमारी जमीन को हड़पना चाहता है, हथियाना चाहता है, ठीक है। पर क्या बीजेपी अपने इस बिल के थ्रू इस चीज का सॉल्यूशन निकालने वाली है? अब ये जानना होगा हमें, इस पूरी वीडियो के एंड को देखने तक हम इस चीज को समझ पाएंगे कि क्या बीजेपी ये केवल एक सेक्युलर स्टेट होते हुए क्या इस बिल को इसलिए पास कर रही है ताकि वो एक अच्छा मैनेजमेंट ला सके हमारे देश के अंदर, या कुछ और ही रीजन है। 2 अप्रैल को माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू ने ये बिल को प्रेजेंट करा लोकसभा में। उन्होंने कहा कि 97,27,772 पिटिशंस और केसेस इसके खिलाफ हैं वक्फ बोर्ड के, जो ये कह रहे हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको क्लेम कर लिया वक्फ बोर्ड ने, जबकि वो हमारी थी। अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा एक नंबर है ये जो पिटिशंस का है जिसको क्लेम कर रहे हैं लोग। तो अब देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं वक्फ बोर्ड में जिनके मैं आपको मेन मेन हेडिंग के थ्रू समझा देता हूं, जो मैंने अपनी रिसर्च में पाया, ताकि मैं आपके सामने रख सकूं। अब देखिए, एक इनके अंदर ये प्रावधान होता है वक्फ बाय यूजर प्रोविजन। इसमें क्या है कि सालों से कोई जमीन पे अगर मस्जिद बनी है, मजार बनी है, कोई ग्रेवयार्ड बना हुआ है, तो वो वक्फ का है, ये हमारी प्रॉपर्टी है वो कहते हैं। और अगर हमारे पास इनके कोई पेपर्स नहीं है रजिस्ट्री के, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारी ही प्रॉपर्टी है। वक्फ ऐसा कहता है कि मतलब अगर कोई भी जगह पे मजार, मस्जिद या ग्रेवयार्ड बना हुआ है, तो वक्फ बोर्ड कह देता है कि ये हमारी है। अगर और इसके खिलाफ हमारे पास भले से कोई पेपर वर्क नहीं है, हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है इस लैंड की, बट स्टिल वी डोंट नीड अ रजिस्ट्री, क्योंकि अगर ये पहले से बना है तो वक्फ बोर्ड कहता है कि भाई हमारी मानो, ये हमारा ही है। दूसरी चीज आ जाती है जो सबसे ज्यादा इस टाइम पे हाईलाइट कर रखी है पार्लियामेंट में, वो ये है कि सेक्शन 40 ऑफ वक्फ बोर्ड ये कहता है कि वक्फ डिसाइड करेगा कि कौन सा लैंड उसके अंदर है और कौन सा नहीं है। मतलब अगर कोई दूसरी, मान लीजिए ट्राइब्यूनल है या हाई कोर्ट है, वो हमारे बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर हमने कह दिया कि ये लैंड हमारा है तो इट मीन्स ये हमारा है। अब इसमें इशू क्या है कि वक्फ हर जगह पे लैंड क्लेम कर लेता है और वो कहता है कि ये हमारा है एज पर द बीजेपी गवर्नमेंट। और तीसरा चीज जो इसकी आ जाती है कि अगर आप चैलेंज कर रहे हो वक्फ बोर्ड की जमीन को, कि आप ये कहते हो कि वक्फ बोर्ड ने हमारी इस जगह पे ये जो लैंड था ये हमारा था और वक्फ बोर्ड ने इसको ले लिया बिना हमारी मर्जी के, और अब ये कह रहा है कि ये जगह हमारी ही है। अब अगर आप वक्फ बोर्ड की चीजों को चैलेंज करते हो, मतलब आप कहते हो कि ये जो लैंड था ये बेसिकली हमारा था और वक्फ बोर्ड ने इसे हथिया लिया या जैसे भी कर लिया, अब इसकी पिटीशन हम कहाँ फाइल करें? तो वो पिटीशन आपको वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल में ही करनी पड़ेगी, जिसका कहना है कि सरकार का कि वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल इसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा या जो भी चीजें हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड ही मैनेज करेगा उस लैंड के चीजों को, तो वो चीज ठीक नहीं है। एटलीस्ट हमें हाई कोर्ट तक तो जाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट पे जाना चाहिए अगर हमें वहां पर न्याय नहीं मिल रहा है। पर सरकार का कहना है कि ऐसा हाई कोर्ट में कोई प्रावधान है नहीं, इनका सीधा ये है कि हमारे वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल में ही आकर अपना केस लड़ो, और आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते या हाई कोर्ट में वो एप्लीकेबल नहीं है। चौथी चीज है, वक्फ का जो मैनेजमेंट है अपनी प्रॉपर्टी का, वो बहुत ही ज्यादा पुअर में है। जैसा कि मैंने आपको बताया 163 करोड़ का ही इनकम इन्होंने 2024 में कराया, जबकि 2006 में जो रिपोर्ट थी सचार कमीशन की, वो ये कहती है कि लगभग 12,000 करोड़ ये पूरे साल का इनकम अपना जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा इशू बन जाता है, जिस वजह से गवर्नमेंट ने इस बिल को लाया है। अब यहाँ पे इशू आ जाता है कि जितने भी पुअर और इकोनॉमिकली वीक मुस्लिम्स हैं और वुमेन्स हैं, उनको इस चीज का फायदा नहीं पड़ रहा है। मतलब वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है, अगर वो इसे एजुकेशन पे लगाएं, स्किल डेवलपमेंट पे लगाएं, हेल्थ पे लगाएं, हॉस्पिटल पे लगाएं, तो कितना कुछ बदल सकता है हम लोगों के लिए। पर वो ऐसा कुछ भी कर ही नहीं रहे हैं। वो बहुत ही ज्यादा मिसमैनेजमेंट है इन लोगों में कि इस प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज करा जाए बेस्ट वे में। और गवर्नमेंट ये भी क्लेम करती है कि वक्फ बोर्ड ने अभी तक मुस्लिम वुमेन्स के लिए क्या करा है। मतलब अगर उन्होंने उनके एम्पावरमेंट के लिए कुछ करा नहीं है वक्फ बोर्ड ने, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। और सबसे एक और चीज इसमें आ जाती है कि इसके जो रजिस्ट्रेशन है वक्फ बोर्ड के लैंड के, जो वो क्लेम करता है, इसके रजिस्ट्रेशन और डिस्प्यूट्स को कौन एक पर्टिकुलर बंदा मैनेज करने वाला है, ये भी कुछ कंफर्म नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात एक बताऊं, काफी मजाक की भी मुझे लगी है कि वक्फ बोर्ड ने पार्लियामेंट के लैंड को भी ये कहा है कि ये लैंड जो है ये वक्फ बोर्ड का है, ना कि गवर्नमेंट का। तो मतलब अब आप, मैं क्या ही बोलूं इस चीज पे, ठीक है। और सेक्शन 40 जिसकी मैं बात कर रहा था, इसमें एक और चीज है जो ये बता रही है कि मतलब अगर आपका कोई ओपन लैंड पड़ा हुआ है किसी भी जगह पे, और अगर वक्फ बोर्ड ने उस पर सर्वे करा अपने लोगों के थ्रू, और उन्होंने ये क्लेम कर दिया इस चीज पे कि भाई ये जो है ये हमारा लैंड है, भले से उनके पास उस चीज का कोई डॉक्यूमेंट ना हो, पेपर वर्क ना हो, बट स्टिल अगर उन्होंने ये क्लेम करा तो इट मीन्स ये लैंड अब उन्हीं का है। उस सर्वे के थ्रू ये चीज भी क्लेम हो जाती है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अब जो सर्वे होंगे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा,
और वो डिसाइड करेगा कि ये लैंड सर्वे के बाद वक्फ बोर्ड को जाना चाहिए या नहीं। गवर्नमेंट कह रहा है कि हम एक सेंट्रलाइज पोर्टल लाएंगे जिसपे 6 महीने के अंदर अंदर, जब से बिल लागू हो गया है, एक्ट बन गया है, 6 महीने के अंदर अंदर हम सारी वक्फ की प्रॉपर्टी जितनी भी है उनको एक पोर्टल पे अपलोड कर देंगे, जिससे कि हमें ये पता रहेगा, एक पारदर्शिता आ जाएगी या फिर एक जिसे कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है, और बाकी जितनी भी चीजें रहती हैं वो चीजों का एक सॉल्यूशन हमारे सामने आ जाएगा। और दूसरा जो इशू था कि हाई कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते वक्फ बोर्ड के खिलाफ, ट्राइब्यूनल के खिलाफ, वो अब ये कह रही है कि अगर आपने वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल में अपना केस लड़ा और आप उसके रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जा सकते हो हाई कोर्ट 90 दिनों के अंदर अंदर उस पिटीशन को फाइल करने के। अब अपोजिशन कह रही है कि हम ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट सर्वे कमिश्नर अलॉट करते हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है, तो आप ऑलरेडी इस बात को क्यों कह रहे हैं कि हम एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यूज करेंगे इस चीज का सर्वे करवाने के लिए। आगे अपोजिशन का कहना है कि ऑलरेडी 1993 वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के अंदर हमने ये चीज कह रखी है कि आप हाई कोर्ट पर क्लेम कर सकते हैं या पिटीशन फाइल कर सकते हैं अगर आपको उनके ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन है वो सही नहीं लगता है। बट स्टिल बीजेपी इस चीज को क्यों इतना हाईलाइट कर रही है कि आप हाई कोर्ट पे नहीं जा सकते और बाकी चीजों पे नहीं कर सकते हैं। अब आगे अपोजिशन कहता है कि जो पहले की प्रॉपर्टीज थी उन पे इतनी ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं थी हम लोगों पर, तो हम कहां से वो पेपर वर्क ला कर दें। अब जो प्रॉपर्टी 400-500 सालों से ऑलरेडी मुस्लिम कम्युनिटी की है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट के हम दिखाने के लिए कागज उस चीजों के कहां से लेकर आ जाए, जब उस टाइम पे तो कोई रजिस्ट्री ऑनलाइन मतलब होती भी नहीं थी पोर्टल पे, सब कुछ पेपर वर्क ही था और पेपर्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो चीज कहां से उस चीज का सॉल्यूशन मिल पाएगा हम लोगों को। अब बिल कह रहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो होती है उसमें जो 22 मेंबर हैं उसमें से 18 मुस्लिम रहने चाहिए और 4 नॉन मुस्लिम होने चाहिए, और स्टेट में जो वक्फ का जो बोर्ड रहेगा उसमें 8 मुस्लिम हो और 3 नॉन मुस्लिम होने चाहिए। और बाकी वक्फ का जो डिसीजन है वो नॉन मुस्लिम पे जब बाइंड होता है, मतलब अगर एक नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कह देता है कि ये मुस्लिम की प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो क्यों ऐसा होता है कि केवल मुस्लिम ही इस चीज को डिसाइड कर रहे हैं। इस चीज को डिसीजन मेकिंग में किसी और रिलीजन का भी जो होता है डिसीजन मेकिंग वो भी होनी चाहिए उस चीज में, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब जितने भी सेंट्रल या फिर जो स्टेट पे आपके बोर्ड्स हैं उन पे मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम का भी पार्टिसिपेशन होगा। अब अपोजिशन का ये कहना है कि अगर ऐसा ही है तो हिंदू टेम्पल्स में भी जो हिंदू मैनेज कर रहे हैं वहां पे भी दूसरे रिलीजन के लोगों को आप पार्टिसिपेशन में रखिए ना, ताकि वो अपने मंदिर को मैनेज कर पाए। केवल वक्फ बोर्ड में ही ऐसी चीजें क्यों आ रही है निकल कर। अब बीजेपी कहती है कि आप अपने वक्फ बोर्ड में एक्टिव पार्टिसिपेशन रखिए वुमेन का भी, जिससे उनका एम्पावरमेंट हो सके। तो उस पर जो अपोजिशन है वो कहती है अगर इतना ही वुमेन का एम्पावरमेंट की आपको चिंता है तो आप हिंदू टेम्पल्स में क्यों नहीं रखते हैं। और बाकी अगर आपको सेकुलरिज्म की इतनी पड़ी हुई है कि हर चीज़ में आपको जो मुस्लिम्स के साथ साथ बाकी जो रिलीजन है उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए वक्फ बोर्ड में, देन ऐसा क्यों है कि बीजेपी की पार्टी में एक भी मुस्लिम वुमेन नहीं है। अब इस चीज पे बीजेपी गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती है, जिसपे हम सब सिटीजन्स को इस चीजों के बारे में सोचने की भी जरूरत है। क्योंकि देखो मेरे को केवल एक ही पॉजिटिव चीज या किसी को नेगेटिव नहीं दिखाना है, मैं बहुत ही न्यूट्रल रहकर इस चीजों पे आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आपकी भी कोई राय रहती है ना तो कमेंट सेशन में आप बिल्कुल फ्रीली मुझे बता सकते हैं, जिसपे हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि जो इनका 6 महीने में जो सरकार कह रही है कि हम इसको ऑनलाइन पोर्टल पे डालेंगे जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, बट 2019 में बीजेपी पार्टी के ही लीडर ने पार्लियामेंट में कहा था कि 99% वक्फ की प्रॉपर्टी जितनी भी हैं वो ऑलरेडी पोर्टल पे अपलोडेड हैं। और अगर आप पार्लियामेंट की वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि जैसे ही ये बिल पास हो जाता है तो जो बीजेपी पार्टी के लीडर्स हैं वो जो से जय श्री राम के नारे लगाने लग जाते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर और जो उम्मीद बिल जो नया इसको रीनेम कर दिया गया है, इस डिस्कशन में जय श्री राम के नारे जो हैं, जय श्री राम के नारे लगाने का क्या रीज़न था। अब मैं बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल, सेकुलर और अनबायस्ड होकर इस चीज़ पे बात करना चाहता हूँ। अगर आपकी जो भी राय है वो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।